हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जानेंगे। उस टॉपिक का नाम है टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखेंगे, पहला टैक्स ऑडिट, दूसरा एथिकल कंप्लायंसेस। तो चलिए हम लोग पहले टैक्स ऑडिट के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पर हम लोग दो सेक्शन देखेंगे, पहला 44AB, दूसरा 44AD है। 44AB ये कहता है कि किसी भी एसएससी पर टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाएगा इस 5 क्लॉज में। सबसे पहले हम लोग 5 क्लॉज को देखेंगे। पहला क्लॉज ये है कि आपका सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। हाँ, यह लिमिट 10 करोड़ हो जाएगा अगर आप पूरे साल में 5% से ज़्यादा रिसीव नहीं करते हैं कैश में, या कोई भी पेमेंट करते हैं वो कैश में जो 5% से ज़्यादा आपके टोटल एक्सपेंसेस का नहीं होगा, तो उस केस में आपको बेनिफिट 10 करोड़ का मिल जाएगा। अब टोटल रिसीट क्या होता है हम लोग वो जान लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले साल 10 करोड़ का माल बेचा, उसमें से 8 करोड़ आपको रिसीव हो गया। इस साल आपने 6 करोड़ का माल बेचा, जबकि आपको रिसीव 8 करोड़ हो गया, तो इस साल हम लोग 8 करोड़ का 5% रिसीव देखेंगे कि उससे ज़्यादा आपको कैश तो नहीं रिसीव हुआ है, या पेमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें 5% से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको ये लिमिट 10 करोड़ का मिल जाएगा। दूसरा क्लॉज हम लोग देखते हैं। दूसरा क्लॉज है कि अगर आप प्रोफेशन में शामिल है और आपका ग्रॉस रिसीट पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा है और आप उस पर 44ADA वाला प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं ले रहे हैं और उससे भी कम आप अपना इनकम दिखा रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तीसरा क्लॉज है कि अगर आप सेक्शन 44BB, BBB एंड AE में आप प्रिजम्पटिव स्कीम लेते थे मगर अब आपको उससे भी कम अपना इनकम डिक्लेयर करना है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। 44BB, BBB एंड 44AE क्या था, जिसे 44BB था मिनरल सोइल्स वाला, एंड 44BBB था वो टंकी प्रोजेक्ट सिविल कंस्ट्रक्शन वाला, 44AE ट्रक वाला था। हाँ, ये लिमिट प्रिजम्पटिव रेट वाला 44B एंड 44BB है। CPR क्राफ्ट के केस में अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोअर लिमिट का ऑप्शन नहीं है। चौथा क्लॉज है सेक्शन 44AD, मतलब आप अपना प्रॉफिट लोअर रेट से डिक्लेयर करना चाहते हैं जो सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव रेट बताया गया, तो इस केस में आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। लास्ट 44AD सबसेक्शन 4 का केस है कि आपने कोई प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट किया था और उसके अंदर आपको 5 साल कंटिन्यू उसी स्कीम में रिटर्न भरना था, लेकिन आपने चुना कि नहीं भरना है आपको, तो इस केस में जब से आप उस स्कीम से एग्जिट होइएगा कंटिन्यू लगातार 5 साल आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ से एग्जिट करते हैं तो आपको कोई जो भी स्कीम आपको ऑप्ट करना है वो कंटिन्यू 5 साल तक करना है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑडिट होने के बाद क्या होगा। ऑडिट होने के बाद आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 2 फॉर्म में बनता है, या तो फॉर्म 3CA में बनेगा या फॉर्म 3CB में बनेगा। अब हम लोग ये जान लेते हैं 3CB में एंड 3CA में कब बनेगा। अगर आपका ऑडिट किसी और लॉ में हो रहा है तो आपको आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 3CA में जाएगा। अगर आपका ऑडिट किसी और लॉ में नहीं हुआ, मतलब सिर्फ इनकम टैक्स लॉ में हो रहा है, तो आपका जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगा वो 3CB में जाएगा। और इसके साथ इन दोनों के साथ आपको कम्प्लीमेंट्री के तौर पे फॉर्म 3CD देना पड़ेगा। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज किया जा सकता है, तो इसका आंसर है यस, रिवाइज किया जा सकता है। एसएससी अपने ऑडिटर को जाकर रिवाइज करने के लिए बोलेगा और ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट्स को एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कितनी भी दफ़ा वो अपने रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है। हम लोगों ने ये देखा था कि टर्नओवर या सेल्स या ग्रॉस रिसीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर का बकाया मिल रहा है तो उसको शामिल कर कर हम लोग कैलकुलेट करते थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसका क्या करना है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप अपने टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसीट से उसको माइनस कीजिएगा। वहीं कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो वो माइनस नहीं होगा, वो इंक्लूडेड का इंक्लूडेड रह जाएगा। और किसी भी प्रकार का आपको जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, रीइंबर्समेंट चार्ज, ये सब अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आपको उसको अपने ग्रॉस रिसीट में शामिल करना होगा। चलिए हम लोग सेक्शन 44AD को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप सेक्शन 44AD में प्रिजम्पटिव स्कीम लेते हैं तो आपको सेक्शन 44AB के अंदर ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक होना चाहिए। ये लिमिट बढ़कर 3 करोड़ कर दिया गया है फिनेंशियल एक्ट 2023 में, मगर उसके साथ एक कंडीशन है कि आपका टोटल ग्रॉस रिसीट जो है वो 5% से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं होना चाहिए फॉर सच प्रीवियस ईयर। फॉर सच प्रीवियस ईयर मीन्स कि जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था पिछला 44AB वाला में कि आपने पिछले साल 10 करोड़ का सेल किया, उसमें से 8 करोड़ का पेमेंट आपको रिसीव हुआ था, और इस साल में आपने 5 करोड़ का किया प्लस 7 करोड़ आपको रिसीव हुआ, 2 करोड़ वो बकाया वाला। तो अब यहाँ पर इस केस में 44AD वाला में आपका टर्नओवर 5 करोड़ ही माना जाएगा, जबकि आपने रिसीव 7 करोड़ किया था। वहीं 44AB के अंदर आपका वो 7 करोड़ मान लिया जाता था कैश रिसिप्ट निकालने के लिए।
अब हम लोग ये फॉर्म 3CA एंड 3CB को डिटेल में देखेंगे। फॉर्म 3CA कब इशू होता है? जब आपका ऑडिट किसी और लॉ में हो रहा है, उस केस में आपको फॉर्म 3CA देना है। जब आपका ऑडिट सिर्फ इनकम टैक्स लॉ में हो रहा है और किसी अदर लॉ में नहीं हो रहा है, उस केस में आपको फॉर्म 3CB देना होता है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है हम लोग ये जान लेते हैं। मेजर डिफरेंस में देखा जाए तो फॉर्म 3CA के केस में आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पर अपना ओपिनियन नहीं देंगे। जबकि फॉर्म 3CB में सिर्फ इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पर अपना ओपिनियन देना है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मीन्स कि कोई भी एक खर्चा है जिसको लेकर एसएससी का ये मानना है कि इस पर टीडीएस नहीं कटेगा, मगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका ये मानना है कि इस पर टीडीएस कटना चाहिए, नहीं तो ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। उस केस में आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं। अब गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इस पर हम लोग बात करें। यहाँ पे 3 बातों पर स्पेशल ध्यान रखा गया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन को आपको मोर देन 1 क्लॉज रिपोर्ट करना है तो उस केस में आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस ओपिनियन देना है तो पैरा 3 या 5 ऑफ फॉर्म 3CA एंड 3CB में आप दिखा सकते हैं। तीसरा केस ये है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए था जिस पे आपको ओपिनियन देना था, मगर एसएससी ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया, तो उस केस में आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर सकते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन देकर आपको अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना है ड्यू डेट तक। अब हम लोग जान लेंगे कि ड्यू डेट क्या होता है। ड्यू डेट मीन्स स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मीन्स 31st डे बिफोर द डेट ऑफ ROI, मतलब ROI के डेट से 30 दिन पहले आपको अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना है। अब ROI का डेट क्या होता है? ROI का डेट मीन्स कि अगर आपका ऑडिट होता है तो ROI का डेट 31 अक्टूबर होता है। उस केस में आपको 30 सितंबर तक अपना रिपोर्ट दे देना है। अगर ट्रांसफर प्राइजिंग का केस है तो उस केस में ROI का डेट होता है वो 31 नवंबर होता है। उस केस में आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सबमिट कर देना है। अगर आप ये रिपोर्ट अपना सबमिट कर देते हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था तो उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन के थ्रू आप अपना सबमिट करिए। जो इन्फॉर्मेशन मिला वो सही, जो नहीं मिला वो गलत, अपना उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा देख लिया जाए। अब हम लोग फॉर्म 3CDA के क्लॉज को देखेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें। पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज मीन्स कि एसएससी का आपको नाम बताना है। दूसरा है एड्रेस। एड्रेस के केस में अगर कंपनी है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताना है, अगर अदर एसएससी है तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है। तीसरा है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना है। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है मगर आधार कार्ड ऑप्शनल है। चौथा है कि अगर एसएससी किसी इनडायरेक्ट टैक्स में फॉल करता है या रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उस केस में आपको इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बता देना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे जीएसटी, कस्टम, एक्साइज एक्सेट्रा। फिफ्थ क्लॉज है जिसमें एसएससी का स्टेटस बताना पड़ेगा, मतलब एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, एलएलपी है, क्या है वो बताना पड़ेगा। छठा क्लॉज है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर बताना पड़ेगा। सातवां क्लॉज में आपको असेसमेंट ईयर बताना पड़ेगा। आठवां क्लॉज के अंदर हम लोगों को सेक्शन 44AB के किस सब क्लॉज में हो रहा है। जैसे शुरू में हम लोगों ने 5 क्लॉज देखा था, उस क्लॉज के किस सब क्लॉज में आपका ऑडिट हो रहा है। 8वां क्लॉज है जिसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या एसएससी ने सेक्शन 115BAA 115BAB ऑप्ट किया है, या 115BAD एंड 115BAE ऑप्ट किया है, या सेक्शन 115BAC से ऑप्ट आउट किया है। तो यहाँ तक जितना भी सारा क्लॉज था ये बेसिक डिटेल बताता है एसएससी के बारे में। इसे हम लोग पार्ट 1 भी बोलते हैं। हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, मतलब फॉर्म 3CD का पार्ट 2 का पहला क्लॉज 9। अगर आप एओपी है या फॉर्म है तो आपको अपने पार्टनर या मेंबर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है एवं नाम बताना है, और कोई भी चेंजेज हुआ है वो आपको उसमें बता देना है। क्लॉज 10 में अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो उसका नेचर बताना है, या कोई भी चेंजेज हुआ है तो वो भी आपको बता देना। क्लॉज 11 में आपने कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है, मतलब जो प्रेस्क्राइब था, जो बोला गया था वो मेंटेन किया। अगर मेंटेन किया है तो क्या उसका एग्जामिन हो गया है, ये भी आपको उस क्लॉज 11 में बता देना है। क्लॉज 12 में हम लोग ये देखेंगे कि क्या आपके प्रॉफिट में कोई ऐसा प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो सेक्शन 44AD, ADA, 44AE या 44B, 44BB, 44BBB, 44BBA वाला प्रिजम्पटिव स्कीम वाला इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है क्या कि जब आपका प्रॉफिट प्रिजम्पटिव स्कीम में ही अगर अप्लीकेबल है तो आपका ऑडिट होना नहीं चाहिए 44AB के अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर यह है कि अगर आपका कोई नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कहीं से और आपका एक व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस वाला 44AE वाला भी बिजनेस है, तो मान लीजिए आपको 50 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 45 लाख रुपया आपके नॉर्मल बिजनेस से हुआ, और हायरिंग ऑफ व्हीकल वाला जो 44AE वाला है वहाँ से अगर आपको 5 लाख रुपया हुआ तो उसी 5 लाख को यहाँ स्पेसिफाइड करके मेंशन कर देना है। अब हम लोग क्लॉज 13 को देखते हैं। क्लॉज 13 में ये बताया गया कि एसएससी अकाउंटिंग मेथड कौन सा फॉलो करती है, मतलब कैश सिस्टम फॉलो करती है या एक्रूवल सिस्टम फॉलो करती है। अगर उससे कोई चेंजेज हुआ है वो भी आपको बता देना है, या ICDS के हिसाब से आपके PL में कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा है आपको ये भी बता देना। क्लोजिंग 14 के अंदर, क्लॉज 14 के अंदर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे, मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस आधार पे किया है। जैसे हम लोग करते थे कॉस्ट NRV विचेवर लोअर, अगर उससे आपने डिविएट किया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा है वो भी आपको क्लॉज 14 में बता देना है।
क्लॉज 15 क्या कहता है? क्लॉज 15 ये कहता है कि अगर असेसी ने किसी भी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर स्टॉक इन ट्रेड किया तो वहाँ पे आपको 4 चीज़ बताना पड़ेगा। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन, मतलब वो लैंड था, बिल्डिंग था। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब वो कैपिटल एसेट कितना में खरीदा गया था। तीसरा आपको अमाउंट ऑफ कन्वर्जन, मतलब अभी जो कन्वर्ट हो रहा है ये कितना में कन्वर्ट हो रहा है। चौथा आपको डेट ऑफ एक्विजिशन बताना पड़ेगा। क्लॉज 16 ये बोलता है कि अगर कोई भी अमाउंट असेसी को पीएल में क्रेडिट कर देना चाहिए मगर असेसी ने उसको पीएल में क्रेडिट नहीं किया तो उस केस में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको रिपोर्ट करना है। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया या एक्सक्लेशन क्लेम एक्सेप्ट हो गया या कोई भी कैपिटल रिसीट अगर वो असेसी को मिला और वो पीएल में नहीं दिखा रहा है, उसको दिखाना चाहिए था। क्लॉज 17 के अंदर हम लोग कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी ट्रांसफ़र स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को 2-3 चीज़ बताना पड़ेगा। पहला कि ट्रांसफ़र कितने में हो रहा है, दूसरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, तीसरा कब ट्रांसफ़र हो रहा है, और क्लॉज 18 के अंदर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताना पड़ेगा, मतलब कौन सा मेथड आप डेप्रिसिएशन का फॉलो करते हैं। क्लॉज 19 आपको ये बताता है कि अगर आप सेक्शन 33 से लेकर 35A वाला जो सीरीज़ था, मतलब टी, कॉफ़ी, रबर, साइंटिफिक रिसर्च वाला, उसमें अगर आपने कोई अमाउंट पीएल में डेबिट किया है, साथ ही उसमें आपको कितना डिडक्शन मिला हुआ है वो बताना पड़ेगा। क्लॉज 20 ये बोलता है कि आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस इशू कर दिया है डिविडेंड के जगह पे, उसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। इसमें टोटल 44 क्लॉज है, जबकि हम लोगों ने 20 क्लॉज को देख लिया। अब नेक्स्ट जो बच गया उसका हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे। और एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पे एथिकल कंप्लायंसेस को देख लेते हैं। तो एथिकल कंप्लायंसेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 2 में 2 क्लॉज है, मतलब क्लॉज 7 और 8। वो बताता है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने रिपोर्ट में किसी भी तरीके का गलती करता है, जैसे ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं करता है या ग्रॉसरी नेग्लिजेंट करता है अपने इन्फॉर्मेशन लेने में, या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है, या अपने ओपिनियन को नहीं ढंग से प्रेजेंट कर पाता है, तो इस केस में उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव कर दिया जाएगा।